हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमी वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं चित्रकला, ड्राइंग आर्ट के बारे में। इससे पहले हम सीखते हैं कला क्या होती है, आर्ट क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कला अर्थात आर्ट के बारे में। आर्ट क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि कला का ही एक रूप है। पूरी सृष्टि कला पर ही आधारित है। अब हम बात करते हैं कि शाब्दिक रूप में कला का अर्थ क्या होता है। तो कला का अर्थ रचने अर्थात बनाने से है। ठीक है ना? कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ रचने अर्थात बनाने से है। कला वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को सुंदर रूप में व्यक्त करता है। यानी कि कला वह है जो हमें आनंद प्रदान करती है। ठीक है? कला ही जीवन है। कला विहीन मनुष्य पशुवत होता है। इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, सभी के पास कुछ न कुछ कला है, और वो कला जो है सबकी अलग अलग होती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में अलग अलग कलाएं हैं। ठीक है? जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सब में सब व्यक्ति अलग अलग कलाओं में पारंगत होते हैं। और ये सृष्टि का नियमन संचालन कला के कारण ही हुआ है। ठीक है? तो कला ही जीवन है। कला विहीन मनुष्य पशुवत होता है। कला किसे कहते हैं? तो कला किसे कहते हैं? तो आप ऐसे बता सकते हैं, कला वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को सुंदर रूप में व्यक्त करता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कला की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कला मनुष्य की रचनात्मकता को दर्शाती है। ठीक है? क्रिएटिविटी को जो रिप्रेजेंट करती है वही कला है। ठीक है? कला भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अर्थात कला के द्वारा मनुष्य के भावनाओं, विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। कला समाज, संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। अर्थात कला के द्वारा समाज की संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, आप इतिहास पढ़ते होंगे, तो पेंटिंग के माध्यम से प्राचीन जो है जितनी भी घटनाएं हुई होंगी उनको पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया होगा। ठीक है? आपने देखा होगा। और आप यदि मंदिरों में जाते हैं, प्राचीन मंदिरों में, तो विभिन्न प्रकार की शैलियों में मूर्तियां बनी हुई हैं, और वो स्थापक मूर्ति कला का प्रमाण है वो। और स्थापत्य कला के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के आकर्षक और रंग बिरंगे भवन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही मनोहारी होंगे। तो इस प्रकार कला समाज, संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। कला का उद्देश्य सौंदर्य और आनंद प्रदान करना है। ठीक है? कला का उद्देश्य क्या है? सौंदर्य अर्थात सुंदरता और आनंद प्रदान करना है। कला के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो कला के प्रकार में चित्रकला अर्थात पेंटिंग, मूर्ति कला अर्थात स्कल्पचर, स्थापत्य कला अर्थात आर्किटेक्चर, संगीत कला अर्थात म्यूजिक और नृत्य कला अर्थात डांस। ये सभी अर्थात चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला और नृत्य कला, ये सभी कला जो है कला के। और यदि ये सब कलाएं अगर समाप्त हो जाए समाज से, तो समझिए समाज एकदम वीरान, सुनसान और शमशान होगा। सारे ओर दुख और निराशा ही दिखाई देगा। ये कला होने से मनुष्य अपने गम दुख को भूल जाता है और कला के उस आकर्षक गुण की ओर आकर्षित होता है। ठीक है? अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझ लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला लगभग 40,000 वर्ष पुरानी गुफाओं में मिली है। दुनिया की जो सबसे पुरानी चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी गुफाओं में मिली है। और भारत की प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं प्राचीन चित्रकला के शानदार उदाहरण हैं। अजंता एवं अलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित जो है आकृतियां चित्रकारी हुई है। ठीक है? तो आपको याद रखना होगा। अब हम बात यहीं पे कर लेते हैं, पेंटिंग्स क्या होता है, चित्रकलाएं क्या होती हैं, चित्रकला क्या होता है। तो चित्रकला वह कला है जिसमें रेखा, रंग और आकार के माध्यम से किसी वस्तु या विचार को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्रकला क्या है? कि चित्रकला कला की वह विधा है या वह कला है जिसमें रेखा, रंग और आकार के माध्यम से किसी वस्तु या विचार को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात
ज्यामिति का प्रयोग करके और रंग का प्रयोग करके किसी वस्तु या विचार को चित्रित किया जाता है। ठीक है, और चित्रकला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है चित्रकला के प्रमुख तत्व हैं रेखा, आकार, रंग, बनावट और स्थान। तो ये चित्रकला के प्रमुख तत्व हैं, इसको आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिएगा। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं चित्रकला के प्रकार। ठीक है, तो चित्रकला के प्रकार को अगर हम बांटते हैं तो ये प्राकृतिक चित्रण, सजावटी चित्रण, कल्पनात्मक चित्रण और स्मृति चित्रण आते हैं। तो इन सभी पर आपको जो है क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को कला के पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक चित्रण कीजिए, सजावटी चित्रण कीजिए, कल्पनात्मक चित्रण कीजिए और स्मृति चित्रण कीजिए। इस प्रकार आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, कोई इमेज कह दिया जाएगा, आप उसको बनाइए। ठीक है, और कलर करिए या पेंसिल से सेट करिए। तो ये कला के प्रकार में आते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चित्रकला में सबसे पहले रेखा का उपयोग किया जाता है। चित्रकला में सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यामिति के रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं रेखा क्या होती है। तो रेखा एक असीमित लंबाई की होती है और यदि रेखा पर दो बिंदु, इस रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन यदि रेखा पर दो अंत बिंदु ले लेते हैं तो वह रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, बिना रंग के केवल पेंसिल से भी सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। अगर हम चित्रकला में रंग ना भरे, जो चित्र बनाए हैं उसमें रंग ना भरे, तो पेंसिल से भी वो सुंदर चित्र जो है बनाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आलेखन क्या होता है। आलेखन ये क्या होता है, तो आलेखन का अर्थ किसी वस्तु को सजावटी और आकर्षक ढंग से चित्रित करना है। आलेखन का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को सजावटी और आकर्षक ढंग से चित्रित करना होता है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु को सजावटी कर देते हैं और आकर्षक ढंग से उसको चित्रित कर देते हैं तो वही क्रिया क्या कहलाती है, आलेखन कहलाती है। ठीक है, आलेखन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो आलेखन कपड़ों की डिजाइन बनाने में, भवन के सजावट में, पोस्टर डिजाइन में, पुस्तक कवर डिजाइन में आलेखन का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं आलेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो आलेखन के मुख्य 3 प्रकार हैं, ज्यामितीय आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और अलंकारिक आलेखन। ठीक है, तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा अपने महलों की दीवारों पर सुंदर आलेखन करवाते थे। आपने यदि फिल्मों में अगर देखा होगा तो जो राजा महाराजाओं की जो फिल्में बनी होंगी उसमें उन सभी कलाओं का ध्यान रखा जाता है जो प्राचीन समय में राजा लोग शौक रखते थे। ठीक है, तो आपने बाहुबली या पृथ्वीराज जितने भी फिल्में पुरानी बनी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि जो राजा के घर होंगे उसमें बहुत बढ़िया से बहुत बड़ी चित्रकारी की गई होंगी। तो उस प्रकार फिल्मों में वो सब शूट किया जाता है और रियल में यदि आप राजा महाराजाओं के घर को देखे होंगे तो आपको जरूर दिखने को मिलेगा कि वहां पर वो लोग आलेखन करवाते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया ज्यामिति, प्राकृतिक या अलंकारिक आलेखन वो बनवाते थे। उस समय का वही जो है कला प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मृति चित्रण क्या होता है। स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइविंग ये क्या होता है, तो स्मृति चित्रण वह चित्र है जो हम किसी दृश्य या घटना को याद करके बनाते हैं। यदि जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, किसी दृश्य या किसी घटना को याद करके वो उसका चित्रण करता है तो उसको बोलते हैं स्मृति चित्रण। ठीक है, अब इसमें बाजार का दृश्य, स्कूल का खेल मैदान, त्योहार का दृश्य हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो स्मृति चित्रण होता है इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको वो बनाना होता है। ठीक है, स्मृति चित्रण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो कल्पना शक्ति का इसमें उपयोग होता है, वास्तविक अनुभव पर आधारित ये होता है और स्वतंत्र चित्रण होता है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। महिला मोटी, कोई की अगर किसी चाट बनाती हुई या चाट खाती हुई भोजन बनाती हुई महिला को बनाना है तो आप उसको छोटी मोटी अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। बाजार का दृश्य आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, दुकानदार जो बनिया है उससे आप आलू बेचते हुए इसका इमेज बनाइए या टमाटर बेचते हुए बनाइए या अंडा बेचते हुए बनाइए, आप मर्जी आपकी होती है। तो इसमें चित्रण में आपके कल्पना शक्ति का उपयोग होता है। ये वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है और इसमें आप अपने अनुसार चित्रण करते हैं, आपको चित्रण करने की आजादी होती है। ठीक है, कोई बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे संबंधित। तो स्मृति चित्रण से दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ती है। ठीक है, जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं, तो यदि किसी आपने सीआईडी देखा होगा, अगर
सीआईडी वाले आते हैं और मुजरिम का जो है जो अपराधी होता है जो उसको देखा रहता है उससे उसका स्केच बनवाते हैं। तो ये सभी स्मृति चित्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रंग अर्थात कलर की ओर। तो अब बात करते हैं रंग क्या होता है। तो रंग प्रकाश का वह गुण है, ठीक है, जिससे वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है जिससे वस्तुएं जो है वो अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रंग के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो रंग के मुख्य तत्व हैं, रंग के मुख्य तत्व में क्या क्या आएगा। तो रंग का नाम आता है, हल्कापन, गहरापन ये आता है, और चमक ये आती है। अर्थात रंग में रंग का नाम, हल्कापन, गहरापन और चमक आती है। ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये रंग में ये सब काम आते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि रंग से संबंधित महत्वपूर्ण जो है कुछ रुचिकर तथ्य क्या है। तो बिना प्रकाश के हम कोई भी रंग देख नहीं सकते हैं। हमको कोई रंग दिखाई देता है तो इसका कारण क्या है? लाइट है। दुनिया की कोई वस्तु अगर हमको दिखाई देती है इसका कारण क्या है? लाइट है। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और देखिए, जब रंग नहीं देख पाएंगे तभी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो दोनों बात देखी है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको रेनबो कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रंगों की श्रेणियां पर। तो रंगों की श्रेणियां कौन कौन सी है। तो रंगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक रंग क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो प्राइमरी कलर्स को मूल रंग कहते हैं। लाल, पीला और नीले को मुख्य प्राथमिक रंग कहते हैं। तो मुख्य प्राथमिक रंग कौन है? लाल, पीला और नीला है। ठीक है, ये 3 होते हैं। द्वितीयक रंग क्या होता है? तो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है वही होता है द्वितीयक रंग। ठीक है, लाल प्लस पीला मिलकर नारंगी बनता है, पीला प्लस नीला मिलकर हरा बनता है, लाल प्लस नीला मिलकर बैंगनी बनता है। तो यही है द्वितीयक रंग। ठीक है, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बने रंग को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं तृतीयक रंग क्या होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो बनता है उसको ही हम तृतीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तृतीयक रंग। तो लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा, बैंगनी, ये इन सबको छोड़कर जो इन दोनों के मिश्रण से मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं तृतीयक रंग। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या है। ऑस्टवाल्ड एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑस्टवाल्ड कौन थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम विलहेल्म ऑस्टवाल्ड था। ठीक है, और उन्होंने रंगों से संबंधित एक सिद्धांत दिया। तो वो सिद्धांत क्या था इसको समझिए। तो ऑस्टवाल्ड सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वो सिद्धांत यही था कि रंगों को व्यवस्थित रूप में समझाने के लिए सिद्धांत बनाया गया। इसमें रंगों को चक्र क्रम, कलर व्हील में दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें शुद्ध रंग, सफेद और काला मिलाकर विभिन्न रंग बनाए जाते हैं। इसमें शुद्ध रंग, सफेद और काला मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? विभिन्न रंग बनाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ऑस्टवाल्ड को 1909 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑस्टवाल्ड को 1909 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो ऑस्टवाल्ड को, ठीक है, 1909 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको जरूर नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से तैयार रखिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं रंग चक्र के बारे में। तो रंग चक्र क्या होता है? तो रंग चक्र वह गोलाकार चार्ट है जिसमें रंगों को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। रंग चक्र में सामान्यतः 12 रंग होते हैं। सामान्यतः 12 रंग होते हैं। अगर कुल की बात किया जाए तो कुल 24 होते हैं, लेकिन साधारण में 12 ही रंग होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कुल अगर बात करें 24 होते हैं। रंग चक्र के उपयोग में सही रंग संयोजन चुनने में, जो रंग चक्र होता है इसका उपयोग क्या है? तो सही रंग संयोजन चुनने में, चित्र को आकर्षक बनाने में, डिजाइन बनाने में ये रंग चक्र का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं रंग चक्र के प्रकार कौन कौन है। तो इसमें है पूरक रंग, समान रंग और त्रिकोणीय रंग। पूरक रंग, समान रंग और त्रिकोणीय रंग। अब हम बात कर लेते हैं पूरक रंग क्या होता है। तो रंग चक्र में जो रंग एक दूसरे के सामने होते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जो रंग एक दूसरे के क्या होते हैं? सामने होते हैं उसे हम पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल के सामने हरा होता है, नीला के सामने नारंगी होता है, पीला के सामने बैंगनी होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूरक रंगों का साथ उपयोग करने से। पूरक रंगों को साथ उपयोग करने से चित्र ज्यादा आकर्षक लगता है। यदि हम पूरक रंगों को क्या करते हैं? साथ मिला लेते हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, लगते हैं।
अब बात कर लेते हैं चित्रकला के माध्यम कौन कौन से हैं। चित्रकला किसके किसके द्वारा बनता है, तो चित्रकला आखिर क्या उपकरण होता है हमने चित्रकला बढ़िया से बनेगा, तो ध्यान रखना है पेंसिल रंग। आसान और शुरुआती छात्रों के लिए पेंसिल रंग जरूरी होता है। जल रंग क्या होता है, तो पानी के साथ मिलाकर उपयोग किया जाने वाला रंग जल रंग होता है। पोस्टर रंग क्या होता है, स्कूल प्रोजेक्ट और पोस्टर में उपयोग होने वाला रंग पोस्टर रंग होता है। और प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा जो उपयोग होने वाला पेंट होता है उसको ऑयल पेंट कहा जाता है। ठीक है, अब तो सभी बच्चे ऑयल पेंट का यूज कर रहे हैं जो जिनके पास पैसे पर्याप्त होते हैं, जो कलाकारी करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चित्रकला का महत्व क्या है। तो चित्रकला से रचनात्मकता बढ़ती है, मानसिक तनाव ये कम करता है, कल्पना शक्ति विकसित करता है, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करता है। इस प्रकार कह सकते हैं चित्रकला जो है आपके अंदर एक प्रकार के आपके अंदर की क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। ठीक है, आपके सोचने और समझने की क्षमता को जागृत करता है और आपके अंदर हुए दुख को दूर करता है, कैसे, अपनी कलात्मकता के द्वारा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है, मोनालिसा की है। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की है और ये जो है कला की यह एक अद्भुत अद्भुत कला का ही उदाहरण है। इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग को किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। भारत की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है भारत की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। और हम बात करते हैं आगे, एक कलाकार को चित्र बनाने में कभी कभी कई साल लग जाते हैं। तो एक प्रकार से समझिए कला जो है कम समय में भी हो सकता है और बहुत अधिक समय भी ले सकता है, लेकिन अगर जब बहुत अधिक समय यदि लेता है कला बनने में तो समझिए वो विश्व रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रेखा का मुख्य कार्य क्या है। रेखा का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है आकार बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रकला का सबसे मूल तत्व क्या माना जाता है। तो चित्रकला का सबसे मूल तत्व रेखा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की बाहरी सीमा को रेखांकन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल चौकोर और त्रिकोण किसके उदाहरण है। तो गोल चौकोर और त्रिकोण जो है आकार के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चित्र में गहराई को दिखाने की कला को क्या कहते हैं। तो किसी चित्र में गहराई दिखाने की कला को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में उजाले और अंधेरे का अंतर क्या कहलाता है। तो उजाले और अंधेरे का अंतर प्रकाश छाया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु की सतह का अनुभव किससे व्यक्त होता है। तो वस्तु की सतह का अनुभव बनावट से व्यक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दृश्य को सामने देखकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है। प्रत्यक्ष चित्रण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र बनाने की सबसे सरल सामग्री क्या है। तो इसका राइट आंसर है पेंसिल। पेंसिल में एच का क्या अर्थ होता है। तो पेंसिल में एच का अर्थ हार्ड अर्थात कठोर होता है। पेंसिल में बी का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बी मुलायम। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, बी फॉर मुलायम के लिए होता है। एचबी पेंसिल किस प्रकार की होती है। तो ये होती है मध्यम। ठीक है, ये क्या होती है, मध्यम। ठीक, चित्र में खाली स्थान को क्या कहते हैं। चित्र में खाली स्थान को स्पेस यानी खाली स्थान कहते हैं। चित्रकला में संतुलन को क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस। ठीक है, चित्र में वस्तु का आकार बदल कर दिखाने को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं अनुपात। चित्र में वस्तु का आकार बदल कर दिखाने को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जल रंग में मुख्य माध्यम क्या होता है, पानी होता है अर्थात जल होता है। ठीक है, पोस्टर रंग किस प्रकार के होते हैं। तो पोस्टर रंग जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, ऑयल पेंट का माध्यम क्या होता है। ऑयल पेंट का माध्यम तेल होता है। चित्रकला में रेखाओं के कई प्रकार होते हैं, यह कथन क्या है, ये कथन सही है। क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है। तो क्षैतिज रेखा जो है शांति दर्शाती है। क्षैतिज रेखा शांति दर्शाती है। तिरछी रेखा क्या दर्शाती है। तो तिरछी रेखा जो है गति दर्शाती है। लंबवत रेखा क्या दर्शाती है। लंबवत रेखा शक्ति दर्शाती है। चित्रकला में सामंजस्य को क्या कहते हैं। चित्रकला में सामंजस्य को हारमोनी कहते हैं। इंग्लिश में ये हारमोनी है, सामंजस्य का इंग्लिश हारमोनी है।
रंगों का सही संयोजन क्या कहलाता है? तो रंगों का सही संयोजन रंग योजना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्र में गहराई दिखाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, चित्रकला में बार बार दिखाई देने वाला पैटर्न क्या कहलाता है? ये रिदम कहलाता है, रिदम। ठीक है, इसको लय भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 27, चित्र में मुख्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। चित्र के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? इसका नाम है पृष्ठभूमि। चित्र के सामने के भाग को क्या कहते हैं? अग्रभूमि कहते हैं। और प्राकृतिक दृश्य के चित्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दृश्य चित्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी व्यक्ति का चित्र क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, फूल पत्तियों से बने डिजाइन को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। वर्ग, त्रिकोण आदि से बना डिजाइन क्या कहलाता है? तो ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। आइए समझते हैं चित्रकला से संबंधित कुछ वन लाइन प्रश्नोत्तर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्रकला में रेखा का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है आकार और आकृति बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र बनाने के लिए सबसे सरल माध्यम क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है पेंसिल। माध्यम मतलब कि किससे चित्र बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रकला में बनावट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है टेक्सचर। ठीक, अगला प्रश्न है, चित्र में दूरी या गहराई दिखाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है परिप्रेक्ष्य। इसको इंग्लिश में हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है रूपरेखा अर्थात आउटलाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु के हल्के और गहरे भाग को दिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश और छाया के अंतर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है टोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चित्र को संतुलित बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है संतुलन अर्थात बैलेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ही प्रकार के रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रंग योजना यानी कलर स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी चित्र में आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है फोकल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल रंगों में सबसे अधिक किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है जल अर्थात पानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोस्टर रंग किस प्रकार के रंग होते हैं? तो ये अपारदर्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तेल रंगों में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है तेल। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्रकला में प्रयोग होने वाला मोटा कागज क्या कहलाता है? तो यह है ड्राइंग शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र में वस्तुओं को छोटा बड़ा दिखाने की विधि क्या कहलाती है? तो यह है अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्रकला में रेखाओं के प्रकार कितने माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है 2, सीधी और वक्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलाकार आकृति का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है वृत्त। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौकोर आकृति का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 20, चित्रकला में प्राकृतिक दृश्य को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव चेहरे का चित्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, केवल वस्तुओं का चित्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है स्टिल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, चित्रकला में प्रकाश का स्रोत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, चित्र में गहरे भाग को क्या कहते हैं? तो गहरे भाग को छाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्र में हल्के भाग को क्या कहते हैं? तो चित्र में हल्के भाग को प्रकाश कहते हैं अर्थात लाइट। क्वेश्चन नंबर 26 है, रंगों का मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये रंग मिश्रण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी रंग को हल्का करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसका राइट आंसर है सफेद रंग उसमें मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी रंग को गहरा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें काला रंग मिलाया जाता है। ठीक है, डार्क कलर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठंडे प्रभाव वाले रंग क्या कहलाते हैं? तो ठंडे प्रभाव वाले रंग शीतल रंग या ठंडा रंग कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्म प्रभाव वाले रंग क्या कहलाते हैं? तो गर्म प्रभाव वाले रंग उष्ण रंग कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हरा रंग किस श्रेणी में आता है? तो हरा रंग ठंडे अर्थात शीतल रंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल रंग किस श्रेणी में आता है? तो लाल रंग उष्ण या अर्थात गर्म रंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रंग चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है रंगों का संबंध समझाना। क्वेश्चन नंबर 34 है, चित्रकला में संतुलन कितने प्रकार का होता है? तो यह है 2, सममित और असममित। क्वेश्चन नंबर 35 है, चित्र में समानता को क्या कहते हैं? चित्र में समानता को समरूपता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्र में दोहराव को क्या कहते हैं? तो चित्र में दोहराव को पुनरावृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चित्रकला में खाली स्थान क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, चित्र में वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अंतराल। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी दृश्य को कल्पना से बनाना क्या कहलाता है? तो इसका
आंसर होगा कल्पनात्मक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकृति से देखकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष चित्रण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? तो यह है मधुबनी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो यह है फड़ चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 43 है, दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है? तो यह भित्ति चित्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चित्रकला में संतुलित व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संयोजन। क्वेश्चन नंबर 45, चित्रकला में एकता को क्या कहते हैं? तो इसको एकता को हम यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, चित्र में विविधता को क्या कहते हैं? तो चित्र में विविधता को वैरायटी कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नेम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चित्रकला में मुख्य आकर्षण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एम्फेसिस। क्वेश्चन नंबर 48 है, चित्रकला में गति का आभास क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, चित्र में संतुलन और व्यवस्था का विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर है डिजाइन सिद्धांत। ठीक है।